वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत धन्यवाद संजय जी। ये जो बड़ा फैसला आया है कि किसी भी तरह की रिश्वतखोरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका रिपरकशंस क्या होगा? और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ब्राइवरी शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी इसकी परिभाषा बहुत व्यापक हो जाती है, तो आगे की दिशा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे केसेस में जहां पे अजय जी, जहां पे अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 105 और 194 जी, उसमें किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने या असेंबली के मेंबर ने कोई भी पैसा लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा, वोट दिया या किसी भी प्रकार की जो पार्लियामेंट के अंदर काम किया, ब्राइबरी हो गई, तो इसको दो एक्ट लिए जाएंगे। पहला एक्ट है ब्राइबरी और दूसरा एक्ट है कृत्य करना। तो ब्राइबरी होते ही सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा और किसी भी प्रकार की जो उन दो आर्टिकल्स में इम्यूनिटी प्रिविलेजेस जो दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, वो उसको नहीं मिलेंगी। अर्थात जो पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट था 1998 का, उस जजमेंट में यह कहा गया था कि इन केस अगर आपने ब्राइबली ली और उसके आधार पे वोट दे दिया तो आप इम्यून हैं, और आपने ब्राइब ली और उसके आधार पे वोट नहीं दिया तो आप इम्यून नहीं है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी, उसको एक आयाम दे दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। आज का जो लॉ है अब आज से वो ये कानून है कि अगर आपने किसी भी प्रकार से ब्राइब लेने का प्रयास किया, ब्राइब ली जो सेक्शन 7 में है, चाहे उसके आधार पे काम किया कि नहीं किया वो दूसरी बात है, जैसे ही आप ब्राइब लेंगे सेक्शन 7 लग जाएगा और आपको उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। अजय जी, एक लाइन और बताना जी जी। पब्लिक सर्वेंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तनख्वाह मिलती है, एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, तो क्यों नहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा? एक बहुत अच्छी, और जब ये जजमेंट आया, देखिए 3-4 बहुत अच्छे। संजय जी, ये बताइए कि अब ये जजमेंट आ चुका है, तो ऐसे में केवल जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर राजनीतिक दल, या फिर हो सकता है किसी मामलों में सरकार भी इन्वॉल्व हो क्रॉस वोटिंग के चक्कर में, तो फिर क्या होगा? देखिए, दो चीजें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बहुत तरतीबवार तरीके से दो चीजों का वर्णन किया। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके प्रति ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है बहुत ही लैंडमार्क है। इसमें ये बहुत इवन यहां तक कि देखिए एंड फैक्ट में जब समापन कर रहे थे चीफ जस्टिस महोदय, तब उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहां के आयामों को भी टच करते गए हैं। बहुत बड़ा जजमेंट है, उसको देखने की, उसका अवलोकन करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे इन आयामों को बहुत गहराई से देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या संजय जी, आपको लगता नहीं है कि इस फैसले के बाद अब देश का हर इलेक्शन स्क्रूटनी पे होगा? हर इलेक्शन में यह कहा जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग हुई, पैसे लेकर के क्रॉस वोटिंग हुई और चुनाव में वोट दिए गए, हर इलेक्शन पे सवाल उठ सकते हैं? अजय जी, देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान है, प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जो जहां तक बात है इस तरह का सब, हम डेमोक्रेसी के परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा आज का सवाल है और जिसपे हमको बहुत बहुत हर्ष है आज, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए 1998 से आज तक 25 साल लग गए इस जजमेंट को आने में। वो बात आपसे पहले विकास बता रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं आया, इस वजह से ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी नहीं करी। देखिए कितना स्वतः ही लॉ क्या होता है, लॉ होता है एक प्रूडेंस। एक साधारण व्यक्ति, मैं अपने आप से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ब्राइब लेने पे अगर मैं उसी के अनुसार काम कर दूं तो ठीक है, और ब्राइब लेने पे अगर मैं उसके अनुसार काम ना करूं तो अब मैं पनिश होऊंगा, पहली चीज। और दूसरी, ब्राइबरी इटसेल्फ सच ए वाइड टर्म, और उसको आप इम्यूनिटी में क्या किसी भी संविधान में, क्या किसी भी प्रोविजन में इसका वर्णन है? और संविधान निर्माताओं ने तो कभी भी इस चीज का अपने जिसे कहते हैं ना दूर दूर तक विचारों में नहीं किया होगा कि इससे इम्यूनिटी ब्राइबरी को मिल जाए। संजय जी, इसमें शिकायत करता कौन हो सकता है? शिकायत कौन करेगा इसमें जाकर के? भाई जिसने रिश्वत ली, जिसने रिश्वत दी, दोनों लोगों का काम बन गया,
क्रॉस वोटिंग हुई सरकार के फेवर में या फिर किसी राजनीतिक दल के फेवर में, बिल के फेवर में, दोनों लोगों का काम बन गया, कोई पीड़ित नहीं नजर आया, कोई शिकायत ही नहीं करेगा। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बड़ा मुश्किल है इस तरह का केस को पाना, निश्चित तौर पे। लेकिन ये केस कहां से ओरिजिनेट हुआ था? जेएमएम की एक एमएलए होती थी सीता सोरेन, उन्होंने ब्राइब लिया और वो जाके वोट नहीं दिया। इस प्रारूप से निकली थी ये। तो शिकायतकर्ता की तो आवश्यकता होगी किसी भी तरीके से, और जिसका होना बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन है। ये कहना बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चित तौर पे एक लैंडमार्क जजमेंट है और शिकायतकर्ताओं का अभाव तो रहेगा ही, ये तो निश्चित बात अब चलिए एक ऐसी हम एक काल्पनिक रूपरेखा आपके सामने रखते हैं जिसमें कोई एक प्रश्न पूछता है और किसी व्यवसायी से उसके व्यवसाय को फायदा पहुंचाने के लिए उससे कैश लेता है या फिर फेवर लेता है अपने बेटे की नौकरी के लिए, या फिर विदेश में कोई अंकल रहते हैं उनके इलाज के लिए पैसे लेता है। एकदम मैं बिल्कुल काल्पनिक चीज आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे में उस सांसद या उस विधायक के खिलाफ क्या होगा? देखिए, शब्द आज के जड़ने का संयोग की बात है, मुझे याद है, अनड्यू एडवांटेज। पैसा नहीं भी लिया है, किसी भी प्रकार का कोई फेवर लिया है और उसमें यह तय हुआ है कि यह फेवर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं जाके पार्लियामेंट में आपके प्रति सवाल करूंगा, जिस सवाल से आपको फायदा हो ना हो वो तो दूर की बात है। सिर्फ इतनी ही बात में मुझे जो जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अट्रैक्ट हो गया, ब्राइबरी हो गई, अनड्यू एडवांटेज ले लिया आपने, और ऐसे में आपके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा आईपीसी की धाराओं के तहत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत। ठीक है। बाकी जो हाइपोथेटिकल आपने जरूर पूछा, लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, और ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा जिससे कि जन मासेस जो आप तो सबसे ज्यादा आप ही देखे जाते हैं, जी विकास आपके माध्यम से सब लोग देख। संजय जी आप हमारे साथ बने रहे। विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, लोकतंत्र के लिए ये कितना बड़ा दिन है, लोकतंत्र के परिपक्व जिसकी बात संजय जी कर रहे हैं कि अब शायद हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ही प्रथम दृष्टया तय की जा रही है कि आपको अपने विवेक के अनुसार सवाल करने हैं, विवेक के अनुसार आचरण करना है। किसी हित के लिए या किसी फेवर के लिए या किसी पैसे के लिए आपको सांसद या फिर विधायक नहीं बनाया गया है क्योंकि आप संविधान की शपथ लेते हैं। पर ये क्या इनबिल्ट नहीं थी? ये जब आप शपथ लेते हैं विकास, तो क्या इनबिल्ट नहीं था कि आपको ऐसे चीजों को प्रकट या सूचित नहीं करना है जिसको आपके दायरे में नहीं आता है? शायद सभी लोग शपथ लेते हुए करते हैं। बिल्कुल अजय, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस सारा जो खेल है वो व्याख्या का है। शब्द वही है, आर्टिकल वही है संविधान के, लेकिन इनकी व्याख्या इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अलग तरीके से की है। तो ये एक मैच्योरिटी है बिल्कुल हमारी डेमोक्रेसी में, जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है उसका उसकी आप बात कह सकते हैं कि उसका एक सबूत है कि अब, क्योंकि अक्सर एक बात ही होती है कि जो एमपी एमएलए हैं वो ये कहते हैं कि हम तो सीधे लोगों से मैंडेट लेकर के आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी सीधे सदन के भीतर है, ये जो बाहरी एजेंसीज हो कोई भी हो ये हमारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग हमें हटा देंगे, ये एक बड़ी दलील होती है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये जो सैंक्टिटी है पूरे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो बहुत अच्छी बात की ब्राइबरी बहुत बड़ी एक परिभाषा है, इसको अलग अलग तरीके से सिर्फ कैश तक ही नहीं रुकेगा। ये आपने कोई फेवर लिया है, तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं, कुछ आपने ऐसे एसेट्स लिए हैं जो आपकी मान लीजिए कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं है, आपने कहीं विदेश में कुछ फेवर ले लिया, कोई जमीन ले ली, कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो ये बहुत सारी चीजों को ब्राइबरी जब आप इतना बड़े कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजों पर लगाम लगी है। और ये इम्यूनिटी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, और यही व्याख्या है, कोई भी अगर इसको देखेगा कि ये इम्यूनिटी इसलिए है कि आप बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अपनी बात सदन में रख सकें। यानी इसको आप समझिए कि क्रिमिनल डिफेमेशन भी नहीं लगता है जी, जब आप सदन के भीतर कोई बात कहते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, क्योंकि वहां पे आप कोई एडवांटेज नहीं ले लेंगे किसी से, मॉनेटरी या अदरवाइज किसी तरह का। क्रिमिनल डिफेमेशन से जो प्रोटेक्शन एमपीज एमएलएज को है सदन के भीतर वो भी बरकरार है। लेकिन जहां जहां सीधे दिख रहा है कि आपने कुछ बेनिफिट ले लिया
अपने इस पद का इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, तो आप फिर प्रिविलेज का हवाला नहीं दे सकते, विशेषाधिकार का हवाला फिर आप नहीं दे सकते। और आपको किसी भी सामान्य व्यक्ति भी नहीं, किसी सामान्य लोक सेवक यानी आईएएस, आईपीएस या कोई सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जो वो सामना करता है इस तरह के मामलों में, तो चुने हुए प्रतिनिधि को भी उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और, जब राज्यसभा को लेकर के भी हम जब बात कर रहे थे, तो राज्यसभा में भी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर आप पैसे लेकर के वोट कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, और ये बात ब्राइबरी लेकर, पैसे नहीं, माफ कीजिएगा, ब्राइबरी लेकर के अगर आप वोट कर रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन में, तो भी आपको आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहां पर भी जो इम्यूनिटी दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि दल बदल कानून नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं है कि आप पैसे लेने लगे वोट के बदले, क्योंकि हमने पीछे कुछ सालों में देखा है कि राज्यसभा की टिकट्स को लेकर के बड़ा विवाद होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था पिछले दशकों में। तो राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भी स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट। आप मेरे साथ बने रहिए संजय जी। एक बार फिर से मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अब थोड़ा सा पासा थोड़ा सा पलट देते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें कुछ न्यायाधीश अब कानून का रास्ता छोड़ करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। अब ये कहते हो कि वो देश में व्यापक तौर पर वो जनता का समर्थन कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। सेवा के नाम पर ये सब लोग राजनीति में आते हैं शुरुआत में। अब ये बताएं कि अगर कोई इस तरह के फैसले के साथ में किसी राजनीतिक दल के साथ कोई न्यायाधीश जुड़ता है और उसके बाद में उसे कोई पद दिया जाता है जीतने के बाद में, और फिर वो फेवर करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मामलों में ये प्रूव कर पाना, ये सच्चाई कर पाना कि भाई आपने किसी मामले में किसी राजनीतिक दल का फेवर लिया या नहीं लिया, कोई फैसला देने में, और बाद में आपको कोई पद दिया गया। तो क्या ऐसे मामलों पर भी रोक लग पाएगी, या ये बहुत छोटा सा मामला है, केवल ब्राइबरी का मामला है, कैश का मामला है, और अभी और भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ सकते हैं? अजय जी, बहुत ही एक बेहतरीन सवाल आपने किया। मैं पहली बात बहुत सूक्ष्म में पहले जवाब दे दूं, मुझे नहीं लगता कि इस जजमेंट का किसी भी प्रकार से उस पर्टिकुलर एंगल पे कोई लेना देना है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने और न जाने कितनी कमेटीज ने, मुझे याद पड़ रहा है हमारे पूर्व विधि मंत्री और एक बहुत बड़े नेता लॉयर ही थे श्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में पार्लियामेंट के पटल पे ये बात कही थी कि कुछ लोग आफ्टर रिटायरमेंट जो है उसके बेनिफिट देते हैं और पहले किए गए कामों से उसका लिंक बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक तरह की बराबरी है, वो भी एक तरह की बराबरी है, इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं। प्रथम मिस्टर, वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सांसदों और विधायकों को कानून से कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले में अपना पुराना फैसला वापस पलट दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें ऐतिहासिक फैसले पर पुनर्विचार करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। नरसिम्हा राव मामले में अपना पुराना फैसला वापस लौटा है। ब्रेकिंग न्यूज, 7 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला लिया कि किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सदन के अंदर सांसदों और विधेयकों से विशेषाधिकार से जुड़े सवाल पर यह फैसला लिया गया। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या है पूरा मामला, क्यों जरूरत पड़ी पुनर्विचार की सुप्रीम कोर्ट को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए? जी अजय, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है नरसिम्हा राव सरकार के समय की वोटिंग से, और उस वक्त ये हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सांसदों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर के सदन में वोट दिया। नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोटिंग हुई, और उस वक्त जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब भी संविधान पीठ ने सुनवाई की। 5 जजों ने उस वक्त ये कहा गया था कि संविधान में जो आर्टिकल जो एक तरीके की इम्यूनिटी देते हैं सांसदों और विधायकों को, एक उसमें हवाला दिया गया था आर्टिकल 105 का और 1945, इन दोनों आर्टिकल का हवाला दिया गया था कि सदन के भीतर सांसद विधायक जो भी कहते हैं या जो वोटिंग करते हैं उसमें उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि अगर वो पार्टी के विरुद्ध जाकर के अब कोई इस तरह का वोटिंग करते हैं तो जाहिर है विप के जो विप है, पार्टी विप, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला अन्य लोक सेवकों पर होता है वो इन पर लागू नहीं होता। इस इम्यूनिटी का हवाला देकर ये कहा गया था उस वक्त के फैसले में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों ने कहा है कि ये गंभीर मामला है और ये पिछला जो फैसला था वो यकीनन जो हमारे जो इम्यूनिटी की जो
वजह है, जो सोच है उसके पीछे, उसको अनदेखा किया गया उस फैसले में। यानी ये जो इम्यूनिटी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है सांसदों विधायकों को कि वो सदन के बीच भीतर बिना किसी भय के, पक्षपात के अपनी बात कह सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस आर्टिकल का हवाला देकर के रिश्वत लें और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो वो ये कहें कि उनका विशेषाधिकार है। इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहां पर रिश्वत लेकर के कोई सांसद या विधायक वोटिंग में शामिल होता है या कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है, जो कुछ इस तरह की स्पीच देता है जो उसने पैसे लेकर के दी है, तो सीधे सीधे ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जैसे अन्य लोक सेवकों पर कार्रवाई होती है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, सांसद और विधायकों पर भी कार्रवाई होगी और वो संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर के कोई इम्यूनिटी नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी 7 जजों की एक ही राय रही है कि अगर नरसिम्हा राव मामले में जो फैसला था उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है तो ये लोकतंत्र की भावना को डैमेज करने वाला एक तरीके से जजमेंट है। और इसीलिए इसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो इम्यूनिटी है ये केवल इसलिए दी गई है कि वो बिना किसी भय के अपनी बात सदन में रख सके, ना कि रिश्वत लेने के मामलों में भी वो इस इम्यूनिटी का हवाला दें। चलिए, अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि विकास की जब अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर सांसद या फिर विधायक उनके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी अपने व्हिप के तहत कार्रवाई कर सकती है, उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है केवल पॉलिटिकल पार्टी के एक सदस्य होने के नाते। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कानून का शिकंजा ऐसे लोगों पर भी कसा जाएगा जैसे कि किसी भी दूसरे आम आदमी के खिलाफ या आम लोक सेवक के खिलाफ होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही अजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो फैसले का जो प्रभाव है, तत्काल प्रभाव है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कल किसी वोटिंग में ये आरोप आता है, लगता है सांसद पर कि उसने पैसे लेकर के वोटिंग की थी, चाहे समर्थन में या उसके खिलाफ, किसी भी मोशन के खिलाफ, अगर ये मामला बनता है तो अब वो ये हवाला नहीं दे सकते कि उनकी सदन के भीतर की गई कार्रवाई पूरी तरह से उनको इम्यूनिटी है और उस पर कोई कार्रवाई एजेंसी नहीं कर सकती या पुलिस कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। अब ये स्पष्ट है कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है प्रारंभिक जांच में कि पैसे का लेन देन हुआ, तो उनको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा और वो सांसद या विधायक होने पर अपने विशेषाधिकार का हवाला देकर ऐसी जांच से बच नहीं सकते। अब विकास अब ये मुझे समझाएं कि ये जो फैसला आया है 7 जजों की पूरी पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला दिया है, ये प्रोस्पेक्टिव होने जा रहा है या फिर अभी जैसे मान लीजिए हिमाचल का मुद्दा था उसमें भी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की, उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो ऐसे मामलों में जो अभी अभी गए हैं, गुजरे हैं, ऐसे मामलों में भी अगर कोई शिकायत करे तो कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसका जो प्रभाव है वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब भी कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई चीज लागू की जाती है तो उसको स्पष्ट किया जाता है कि ये कब से लागू है। तो जब भी कोई भी इस तरह का फैसला आता है उसमें स्पष्ट है कि ये प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। और कुछ बातें राज्यसभा को लेकर के भी अजय सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि राज्यसभा के चुनाव में भी इस तरह की बात आती है, क्योंकि राज्यसभा में भी जो वोटिंग से जुड़ा मामला है वो यहाँ तक कि क्रॉस वोटिंग में सीधे सीधे दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था, जिसके हवाले से क्रॉस वोटिंग हम राज्यसभा के चुनाव में अक्सर देखते आए हैं। उस पर भी कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में भी ये चीज लागू होगी, जो पैसे के लेन देन की बात है। अगर ये स्पष्ट होता है कि पैसे लेकर के उसमें भी वोटिंग की गई है तो वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सारी बातें खुली हैं कब, जबकि ये आरोप हो कि पैसे लेकर के लेन देन। लेकिन विकास, ये वोटिंग जो होती है वो कई तरह के मामलों में होती है, केवल चुनाव के मामलों में नहीं होती है। बहुत सारे बिल्स पास कराए जाते हैं, उसमें भी क्रॉस वोटिंग का खतरा होता है। बहुत सारे मामलों पर विचार होता है, जब चर्चा होती है सदन में उस पर भी वोटिंग कराई जाती है। और अगर मान लीजिए उसमें कुछ लेन देन का मामला होता है, वहां भी पैसे का लेन देन हो सकता है, किसी खास बिल को पारित कराने के लिए क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है। तो क्या केवल चुनाव का मामला है इस पूरे याचिका में शामिल, या फिर किसी भी तरह के मामले में विधायिका या फिर संसद में इस तरह की क्रॉस वोटिंग होगी तो ये नया कानून या नया जो फैसला है वो लागू होगा? देखिए, जहां तक पैसे लेकर के वोटिंग की बात है वो सांसदों विधायकों के लिए तब है जब वो कभी भी किसी चीज पर सदन में वोटिंग हो रही हो, चाहे किसी प्रस्ताव पर हो रही हो या किसी कानून पे हो रही हो। अगर उस वोटिंग पे या कोई आप ऐसी स्पीच देते हैं, मान लीजिए आप कोई मसला उठाते हैं, कोई आप इशू उठाते हैं, लेकिन ये बात सामने आती है कि आपने पैसे लेकर के ये स्पीच हाउस में दी है, तब भी ये उन पर करप्शन का मामला लागू हो सकता है। लेकिन अंततः ये कि आरोप होना चाहिए कि पैसे लेकर के, आपने रिश्वत लेकर के। लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं होगा विकास, इस तरह के मामलों का तो कोई अंत नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी नेता कोई भी बयान देता है
और कोई भी आदमी अगर ये आरोप लगाता है कि भाई ये पैसे लेकर के कहे गए हैं, ये बयान दिए गए हैं, या फिर ये बिल पेश किया जाए या प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, ऐसे में तो ये एक एंडलेस प्रक्रिया हो जाएगी। तो वहां पर शायद कुछ लिमिटेशन जरूर होंगी कि कुछ मामलों में या कुछ शर्तों के साथ में ऐसा फैसला आया है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे जो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें प्रोटेक्शंस किस तरह के रहेंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई होगी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत होगी, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर के डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, खासतौर से जहां पर लोक सेवक इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पर लोक सेवकों पर ही, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी एक खास पद से ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। तो यही पीसी एक्ट के जरिए ही कार्रवाई होगी, और जाहिर है कि आप आउट ऑफ किसी भी चीज से आप ऐसे नहीं आरोप लगा सकते कि इस मामले में रिश्वत ली गई। कुछ ना कुछ आपको प्राथमिक साक्ष्य देने होंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेंट देनी होगी पुलिस को, एजेंसी को, कि आपके पास पुख्ता जानकारी है कि इस व्यक्ति ने पैसे लेकर के सदन में वोटिंग के दौरान पैसे लिए थे। क्योंकि आप जीएमएम की हम बात करें, उस वक्त एक जांच हुई थी बाकायदा, और उसमें ये बात निकल के आई थी कि पैसे लिए गए वोटिंग से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो गंभीर बात यह थी कि जब एक स्तर पे जा करके आपके पास जानकारी है, वेरीफाइड हो चुके हैं तथ्य, और उसके बाद की जो कार्रवाई वो प्रोसिक्यूशन की। तो आप ये कह रहे हैं कि केवल कैश फॉर वोट है, यानी पहले पैसे ले लिए गए हैं, उसके बाद वोटिंग की जा रही है, उस मामले में होगी। मान लीजिए एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम क्रॉस वोटिंग करेंगे, 1 साल बाद आप इतनी रकम मुझे दे दीजिए या किसी तरह से फेवर कर दीजिए मुझे, अगर इस तरह की कोई डील होती है तो क्या उसमें ये चीज शामिल नहीं है? देखिए अजय, ये जो बाद का जो एक्शन होगा वो तो फिर उसको पकड़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आमतौर पर जो रिश्वत ली जाती है वो मान लीजिए वोटिंग से पहले ही पैसे की मांग की जाती है, पैसे का लेन देन होता है। अगर जैसा आप बता रहे हैं ऐसा सिनेरियो हो तो वो बहुत ही एक मुश्किल चीज है किसी भी एजेंसी के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं ले रहा है अभी और आज से 5 साल बाद ले रहा है तो आप कैसे साबित करेंगे, या वो कोई पद ले रहा है या किसी दूसरे तरीके से फेवर ले रहा है, जी वो फेवर ले रहा है, उनको पकड़ पाना तो जाहिर है कि बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन स्पष्ट तौर पर जहां पैसा लिया जाता था वहां पर भी ये इम्यूनिटी थी। तो इस इम्यूनिटी को तोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपने अगर पैसा लिया है, आपके खिलाफ जांच लंबित है, प्रोसिक्यूशन की बात आती है, तो आप फिर ये हवाला नहीं दे सकते कि आपको संविधान से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, इसीलिए आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन भी शुरू नहीं किया जा सकता। तो अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो उसकी भी सीमा कुछ तय है कि लोक सेवकों की तरह इनको भी उतनी सजा मिलेगी, या फिर उसमें भी कुछ विशेषाधिकार हैं सांसद या विधायक होने की वजह से? देखिए उसमें कोई विशेषाधिकार नहीं है। उल्टा अगर पीसी एक्ट के तहत पैसे लेकर के अंदर सदन में किसी कार्रवाई में इन्होंने कोई काम किया और उसमें दोषी हो जाते हैं तो उल्टा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन से अगले 6 साल तक वो अयोग्य भी घोषित हो जाएंगे, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वहां पर इनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है किसी आम आदमी से ज्यादा सांसदों की। तो वो एक व्यवस्था अलग है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही मामला जीएमएम में भी शुरू किया गया था, लेकिन यही इम्यूनिटी का हवाला दे करके उस वक्त सांसद बचा लिए गए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो फैसला गलत था, और इस तरह की इम्यूनिटी का उद्देश्य कुछ और है, इसका हवाला आप भ्रष्ट आचरण के लिए नहीं दे सकते। विकास, आप हमें ये समझा सकते हैं कि इतना वक्त क्यों लगा? अगर मान लीजिए फैसला कभी होता है और इतने सालों के बाद संविधान की इतनी बड़ी पीठ एक मत से फैसला लेती है, इसका मतलब सब्सटेंस था। इतना वक्त क्यों लग गया इतना अहम मुद्दे पर फैसला लेने के लिए? क्या याचिका नहीं थी, या फिर इसको विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पहले नहीं लिया गया? इतना वक्त क्यों लगा सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए? बिल्कुल अजय, सबसे पहली बात, जब संविधान पीठ के मामले आते हैं तो पुनर्विचार याचिका दाखिल, अब उस वक्त का जो फैसला था वो सरकार के आप कह सकते हैं सरकार को रिलीफ देने वाला था, तो जाहिर है कि सरकार खुद रिव्यू में नहीं आई। जो याचिकाकर्ता आए होंगे बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर, तो उसके बाद ये दिक्कत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कौन कौन लोग हों, और हमने ये देखा है कि जब आप 98 से हाल के कुछ सालों तक देखेंगे तो चीफ जस्टिस का जो टर्म है वो बहुत कम रहा है, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 15 दिन भी रहा है। तो उसमें दिक्कतें ये आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन हेड करेगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ये कुछ दिक्कतें हैं। दूसरा, अक्सर फिर ये बात आ जाती है कि
पर्सन कौन से मुद्दे को उठाएंगे, कौन सही व्यक्ति किस चीज को ज्यादा बड़ा मुद्दा समझता है और कौन उसको सोचता है कि हम इसको बाद में देखेंगे। प्राथमिकता, तो जी। इसीलिए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ऐसा ही नहीं है 20-20 साल 25-25 साल पुराने मामले भी लंबित हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को किस तरह से गठित किया जाए, उसमें कौन कौन लोग हों, ये बड़ी पेचीदगियां होती है। और फिर सबसे बड़ी बात प्रायोरिटी की तो हमेशा होती है। इस बार चीफ जस्टिस ने ये माना कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसको प्रायोरिटी पर सुनने की जरूरत है और इसको इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो ये जो फैसला बड़ा आया है विकास, इसकी आंच केवल कैश लेने वाले सांसद विधायकों तक ही आएगी या फिर सरकार पे भी आएगी या उस दल पे भी आएगी जिसने पैसे दिए या फिर उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की? कुछ कहता है फैसला इस पर? देखिए अजय, इसमें जब क्योंकि जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी कार्रवाई होती है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत होती है, जिसमें स्पष्ट है कि पैसे लेने वाले के साथ साथ पैसे देने वाले को भी आरोपी बनाया जाता है। दोनों ही पक्षों को आरोपी बनाया जाता है। तो जाहिर है जो पैसा दे रहा है, अब वो ये जरूरी नहीं है कि वो खुद भी राजनेता हो, किसी दल से जुड़ा हो, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो प्रावधान है वो पैसा देने वाले पर भी लागू होंगे। तो उन पर पहले भी होता था, यानी एक बड़ी विचित्र भी स्थिति हो सकती है कि किसी ने इसी तरह के मामले में पैसा दिया, किसी व्यवसायी ने, तो जो पैसा देने वाला था उसको तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला को झेलना पड़ेगा, लेकिन जिसने पैसा लिया उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती थी पहले कि पैसा देने वाले पर आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन लेने वाले पर नहीं, क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी का हवाला दे रहा है। तो ये चीजें अब उस पर एक तरीके से स्पष्टता आ गई है कि पैसा लेने वाला भी इम्यूनिटी का हवाला नहीं दे सकता किसी भी तरह। अब जिस तरह से महुआ मोइत्रा वाला जो मामला था विकास, जिसमें उन्होंने पैसे ले करके अपने लॉगिन आईडीज को शेयर किया, तो उस तरह के मामलों में भी क्या ये स्पष्ट है कि भाई अब जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, देखिए महुआ मोइत्रा का मामला अभी देखिए बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर के एक खास विषय संसद के भीतर उठाया। उसमें उनको जो इन हाउस जो समिति थी उसने प्रिविलेज कमेटी ने, डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको दोषी पाया इसके लिए कि उन्होंने इस तरह से जो अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर किया और प्राइवेट मेंबर्स के साथ जानकारी साझा की। तो वहां पर उनके जो भी मिसकंडक्ट था वो को साबित करने के बाद उनकी सदस्यता खत्म की गई और अब इसमें पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। उस मामले में अन्य एजेंसियां, संबंधित एजेंसी है वो जांच कर रही है और उनकी अब इम्यूनिटी नहीं रही। उनका संसद से जैसे ही अयोग्य घोषित किया उनको बर्खास्त किया गया लोकसभा से, उसके बाद उनकी इम्यूनिटी तुरंत खत्म हो गई। तो उन पर वैसे भी इसका कोई उनको कोई बहुत प्रोटेक्शन हासिल नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि अभी तक जब तक वो सांसद रही तब तक उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई थी जांच से, लेकिन वो इम्यूनिटी अब भविष्य में किसी सांसद को नहीं मिल पाएगी। जैसे ही जांच एजेंसी जांच शुरू करेगी वो सामान्य आरोपी की तरह सांसदों से भी पूछताछ करेगी, उनके बयान लेगी और जरूरत पड़ेगी तो आरोप पत्र भी दाखिल करेगी, जो भी कंपिटेंट कोर्ट होगा पीसी एक्ट के तहत उसमें। तो वो एक सिनेरियो बनता यहाँ पर साफ हो रहा है। महुआ मोइत्रा तो पहले ही जांच का सामना कर रही हैं एजेंसीज का और उनकी सदस्यता ही इस मसले पर जा चुकी है। और मिसाल के तौर पर जो हिमाचल का हम जिक्र कर रहे थे, हिमाचल में जो 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनको अब कांग्रेस के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ऐसे मामले में क्या होगा? अगर मान लीजिए कल ये मामला हुआ होता और कल वोटिंग हो रही होती, बजट पेश किया गया होता हिमाचल का और आज ये फैसला आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या सूरत हाल होता? देखिए यहाँ पर हिमाचल का मामला अजय थोड़ा इसलिए अलग है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात निकल के नहीं है कि कैश लिया गया, कैश लिया गया है, कोई रिश्वत ली गई है। हालांकि राज्यसभा में अगर पैसा ले करके वोटिंग, तो मतलब हृदय की आवाज सुनकर के अभी भी लोग वोट कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। देखिए क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के बहुत सारे इलेक्शंस में हुई है जो पहले, और क्योंकि वहाँ पैटर्न कुछ अलग होता है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस तरह से जो विधायक हैं वो तय करते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये व्याख्या दी अपने एक फैसले में कि दल बदल कानून हम राज्यसभा चुनाव पर लागू नहीं कर सकते, वहां का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। लेकिन अभी जो हम फैसला सुन रहे थे, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पैसे लेकर के वोटिंग की जा रही है तो राज्यसभा का चुनाव भी कोई बहुत अलग नहीं है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इसके हमारे फैसले के दायरे से बाहर है। राज्यसभा को लेकर के कुछ खास टिप्पणियां की हैं, अभी स्पष्ट थोड़ी देर में और हो जाएगा कि विस्तार से इनका क्या अर्थ निकलता है राज्यसभा के किसी चुनाव के लिए। लेकिन हिमाचल का मामला अजय अलग है। क्रॉस वोटिंग करना अलग बात है, पैसे लेकर के वोटिंग करना अलग बात है।
इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है विकास। लेकिन अब मैं बार बार वही बात, अपना प्रश्न शायद मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन ये कैश फॉर वोट है, सिर्फ कैश की बात की गई है या रिश्वत शब्द का इस्तेमाल किया गया है आज के फैसले में? क्योंकि रिश्वत का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, केवल कैश नहीं हो सकता। आजकल तो आप जानते हैं कि किसी भी तरह से आप गुप्त तरीके से आप पैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग डिजिटल करेंसी में, बिटकॉइंस में ट्रांसफर्स ले रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं रिश्वत लेने के। तो रिश्वत शब्द का इस्तेमाल है या फिर केवल कैश है? अजय, इसमें रिश्वत, कोर्ट ने सीधे सीधे ब्राइबरी शब्द का इस्तेमाल किया है। और ब्राइबरी देखिए कैश की नहीं हो सकती, शेयर्स की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति की हो सकती है। कोई किसी के नाम पे बेनामी जमीनें लिखवाने के भी मामले बहुत सारे सुनने में आए हैं, जो चल रहे हैं, जिन पर जांच चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा टर्म यूज किया है, ब्राइबरी को बोला है कि ब्राइबरी अगर किसी तरह से ली जाती है, वो किस तरह की है, शेयर्स की है, कंपनी में ओनरशिप की है, जमीन की है, मूवेबल प्रॉपर्टी की है, तो ब्राइबरी तो एक बहुत बड़ी व्याख्या हो गई। कुल मिलाकर अगर आपने फेवर लिया है, भ्रष्टाचार किया है किसी वोटिंग के लिए या किसी स्टेटमेंट के लिए हाउस के भीतर, तो ये आप पर लागू होगा। रिश्वत जहां पर चलिए, तो बड़ी बात है कि कैश फॉर वोट नहीं है, ये ब्राइबरी फॉर वोट है। और बड़ा फैसला आया है कि संसद या विधानसभा में किसी भी तरह का खास तरह का भाषण देते हैं या फिर वोट करते हैं और उसके बदले में अगर रिश्वत लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की इम्यूनिटी इसलिए नहीं दी जाएगी कि आप केवल सांसद हैं या विधायक हैं, आपके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। 7 जजों की बड़ी संवैधानिक पीठ ने एक मत से यह फैसला दिया है। इस पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, विकास की चीफ जस्टिस ने स्वयं ये फैसला पढ़ा और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक सदाचार से जुड़े जो मामले हैं, अब उसमें किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को छूट का प्रावधान दिया गया था ताकि वो मुक्त वातावरण में बिना किसी परिणाम के डर के वोटिंग कर पाए। लेकिन अब ऐसा मामला अब शायद देखने को न मिले कि आप रिश्वत लेकर के किसी भी मामले में आप कोई बयान दे रहे हैं, किसी बिल का समर्थन कर रहे हैं या फिर वोटिंग कर रहे हैं। 7 जजों की पीठ जो कि झामुमो के सांसदों पर रिश्वत कांड पर जो आदेश आया था 1998 का, उस पर विचार कर रही थी। सीता सोरेन की वजह से यह मामला फिर से उठा। 25 साल बाद इस पर फैसला आया। विकास सारथी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से विकास का रुख करते हैं। विकास, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि कुछ डिटेल्स जो उन फैसले में कहा गया, आप स्वयं वहां मौजूद थे, तो इसका रिपरकशंस पूरे राष्ट्र की राजनीति पर किस तरह से आप आगे जाते हुए देख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ा असर पड़ेगा और कम से कम एक, क्योंकि सिर्फ बात वोटिंग की ही नहीं है। जैसा महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि आपने क्या कोई विषय पैसे लेकर के उठाया था, उस पे बहुत बड़ी लगाम लगेगी कि ऐसा करने से पहले सांसद विधायकों को, जो अभी तक बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे पूरी तरह 100% इम्यूनिटी थी, कोई किसी तरह की कार्रवाई ऐसे सांसदों या विधायकों के खिलाफ नहीं हो सकती थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि वोटिंग को लेकर के पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए उतना आसान वहां पर नहीं था अजय कि आप वोटिंग से पहले पैसे ले ले, रिश्वत ले ले। लेकिन किसी विषय को उठाने के लिए भी, किसी स्पीच को के लिए भी अगर आप पैसे ले रहे हैं, तो अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक है, चेक एंड बैलेंसेस की जो हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का फैसला दिया है। बाकी जैसे हम वोटिंग की बात कर रहे थे, तो वोटिंग पे तो पार्टी भी पूरी तरह से नजर रखती है कि आप किस तरफ वोट कर रहे हैं। फिर उसमें एक ये भी होता था कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो वहां पर भी कोई एक किसी तरीके का एक मैकेनिज्म था। लेकिन ये जो विषय था कि आप कोई विषय उठा रहे हैं पैसे लेकर के, उसको उस पर एक बड़ी चोट लगी है आज के फैसले से। और अगर हम दूसरे पक्ष को देखें अजय, पैसे लेकर के वोटिंग, तो नरसिम्हा राव मामले के से लेकर के अब तक कोई बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया है। इसीलिए आप ये भी देखें, जो हम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इसको उसी वक्त क्यों नहीं एड्रेस किया, तो कोई बड़ा ऐसा मामला सामने नहीं आया था जिसमें दोबारा से वैसे आरोप उठे हों, आरोप सामने आए। विकास, आप मेरे साथ बने रहिए। संजय चड्ढा हमारे साथ